कहानी है हमारे हीरो चांगशाओ की, जिसे मालूम हो चुका था कि आज से 200 साल बाद एक ऐसी जंग उसका इंतजार कर रही है जो कि पूरी इंसानियत को निगल जाएगी। डीमंस इंसानों की ताक में बैठे हुए हैं, लेकिन चांगशाओ अपनों को मरते हुए नहीं देख सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि वो इस जंग से पहले ही खुद को इमॉर्टल बना देगा। जहाँ इस कल्टीवेशन के सफर में उसे कई सारे एडवेंचर से गुजरना पड़ता है। तो इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में इस दुनिया पर डीमन क्लैन का राज था, मगर फिर विच क्लैन का उदय हुआ और उन्होंने डीमन क्लैन पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। इसलिए डीमन किंग डोंगहोंग ताई ने अपना डीमन कोड बुझाओ माउंटेन पर सेट कर दिया और फिर इसके बाद उन्होंने विच क्लैन के साथ जंग का ऐलान कर दिया। इसी दरमियान डीमन किंग के 10 बेटे यानी डीमन प्रिंस 10 सूरज में तब्दील हो गए और उन्होंने धरती पर तबाही मचाना शुरू कर दी। धरती पर जो भी जिंदगियां थी वो सफर करने लगी। उनकी दुनिया तबाही की कगार पर थी, मगर तभी विच क्लैन का सबसे पावरफुल योद्धा प्रकट हुआ। उसने उन 10 डीमन प्रिंस के साथ जंग शुरू कर दी। उसने अपने तीरों से 9 डीमन प्रिंस को खत्म कर दिया, मगर अभी भी लुया नाम का डीमन प्रिंस जिंदा था। वो उस पर हमला होने से पहले वहाँ से भाग गया था। इस जंग ने पृथ्वी पर तबाही मचा दी। डीमंस और विचेस ने अपना बहुत कुछ खो दिया, मगर इसी का फायदा इंसानों ने उठा लिया। उन्होंने पहले तो विचेस को हराया और फिर डीमंस पर भी हमला कर दिया। इस अटैक में बुझाओ माउंटेन पर मौजूद डीमन कोड बुरी तरह से तबाह हो गया था। तो ह्यूमन कल्टीवेटर्स यानी सभी सेंट ने एक साथ मिलकर इस डीमन कोड को सही कर उसे हेवनली कोड में बदल दिया। अब यहाँ पर डीमंस का नहीं बल्कि इंसानों का राज है। मगर डीमन प्रिंस लोया अभी भी कहीं पर छुपा है। उसने जितनी हो सके उतनी तबाही मचा दी ताकि वो हेवनली कोड को डिस्ट्रॉय कर पाए, मगर डीमन प्रिंस अकेला ही बच गया था। अगर उसे इंसानों को खत्म करना है तो उसे अपने डीमन भाइयों को पुनर्जीवित करना होगा। तो अब हमें एल्डर युआन दिखाए जाते हैं जो ध्यान में बैठे हुए थे और तभी अचानक से मौसम बदलने लगता है। वो देखते कि वहाँ पर डीमन प्रिंस लोया जो कि अब किंग बन गया था वो आ चुका है। वो फायर की टोर्नेडो से बाहर निकल कर युआन से कहता है कि डिस्टर्ब करने के लिए माफी चाहता हूँ, मगर मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम अपने हीरो ली चांगशाओ को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से कहीं पर जा रहा था। दरअसल उसे पता चल गया था कि डीमन किंग लुया ने उसके मास्टर युआन को कैद कर लिया है और युआन पर कुछ स्पेल कास्ट कर या फिर उन्हें सैक्रिफाइस करके वो डीमन को दोबारा से जिंदा करना चाहता है। तो अपने मास्टर को बचाने के लिए चांगशाओ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम लुया को देखते हैं जिसने एल्डर युआन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो कहता है बुड्ढे, आज तेरी मदद से मैं डीमंस को दोबारा से जिंदा करूंगा। अब वो उनके साथ कुछ कर पाए इससे पहले वहाँ पर एक पेपर मैन क्रिएट हो जाता है। उसने लोया के अटैक को रोक दिया था। दरअसल चांगशाओ में ऐसी पावर्स थी कि वो अपने पेपर क्लोन बनाकर उनसे फाइट करवा सकता था। लोया उस पेपर मैन को देखकर कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ली चांगशाओ जो कि हेवनली कोड का सबसे पावरफुल वाटर गॉड है वो अपने मास्टर को बचाने के लिए पेपर मैन भेज देगा। तभी पेपर पपेट कहता है लोया, डीमंस और ह्यूमंस के बीच में शांति का करार हुआ था। जो भी डीमंस बचे हैं वो उस करार की रिस्पेक्ट करते हैं, तो तुम इन दोनों क्लैंस के बीच में दोबारा से जंग की शुरुआत मत करो। मुझे पता है कि तुम बस खुद का फायदा देख रहे हो, लेकिन लोया पर उसकी बातों का कोई असर नहीं होता। वो कहता है तुम इंसानों के मुंह से दोस्ती और नैतिकता की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि तुम्हारी फितरत तुम्हें सही रास्ते पर चलने नहीं देती। तुम इंसान बस धोखा देना जानते हो। तो पेपर पपेट तुरंत ही उस पर हमला करने लगता है, मगर लोया बहुत पावरफुल था। वो पपेट को पकड़ लेता है और उसे गोल गोल घुमाते हुए जमीन पर पटक देता है। अब लोया मास्टर युआन पर हमला करने ही वाला था कि तभी पेपर पपेट दोबारा से उसे रोकने की कोशिश करता है। वो लोया पर पंच मारने ही वाला था कि तभी लोया उसका एक हाथ ही उखाड़ देता है, मगर वो लोया को चेन से जकड़ देता है। लोया पपेट के इस हमले पर काफी खुश हो रहा था क्योंकि वो समझ गया था कि ये पपेट उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। वो उसने बनाए सारे चेन्स को डिस्ट्रॉय कर उस पर एक जबरदस्त हमला कर देता है जिसमें पेपर पपेट खत्म हो चुका था। इधर ली चांगशाओ को भी ये बात पता चल गई थी, तो अपने दूसरे पेपर पपेट को वहाँ भेजता है। वो समझ गया था कि दूसरा पपेट भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा, तो सोचता है कि अब मुझे ही कुछ करना होगा। इसलिए तुरंत ही एक पोर्टल बना देता है ताकि वो जल्दी से मास्टर के पास पहुंच जाए। वो ऐसे ही टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाकर आगे बढ़ रहा था। इधर सेकंड पपेट मास्टर को अपने साथ लेकर भाग रहा था। वो लोग पत्थर से बने ब्रिज को क्रॉस कर रहे थे, मगर तभी लोया उस ब्रिज पर अटैक कर उसे तोड़ देता है। पेपर पपेट के पास आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं बचा था और अब लोया अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करने लगता है। तो पपेट कई सारे स्पेल्स क्रिएट कर
उस पे हमला करने लगता है, मगर इन अटैक्स का कोई फायदा नहीं था। ये देखकर मास्टर युआन अपनी बची कुची पावर्स का यूज करने लगते हैं। इधर पपेट ने भी अपनी सारी ताकत लगाकर लोया पर अटैक कर दिया था, मगर लोया एक ही झटके में उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करके उसे पीछे पुश करता है। तो पपेट दोबारा से उसे भिड़ने लगता है। वो कुछ भी करके लोया को बिजी रखना चाहता था ताकि तब तक वहाँ पर ली चांगशाओ आ जाए, मगर लोया के सामने उसकी एक नहीं चलती। इधर एल्डर युआन ने अपनी सारी पावर्स लगाकर हेवनली स्वॉर्ड क्रिएट कर दी थी। वो विशाल स्वॉर्ड लोया पर हिट करती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, मगर लोया पर उसका कोई असर नहीं होता और अब अटैक करने की बारी लोया की थी। वो एक चुटकी बजाकर युआन पर हमला कर देता है, मगर उन्हें बचाने के लिए पेपर पपेट बीच में आकर उस अटैक से खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब लोया का सेकंड अटैक युआन पर हो जाता है, जिसमें वो बुरी तरह से घायल होकर ब्रिज से नीचे गिरने लगते हैं। और तब तक चांगशाओ भी वहाँ पर पहुँच चुका था। वो अपने मास्टर को पकड़ लेता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। लोया के पावरफुल अटैक से मास्टर की मौत हो जाती है। उनकी मौत से चांगशाओ बहुत टूट गया था। वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। उसके दर्द की कोई सीमा नहीं थी। और ये सीन यहीं पर कट होके हम एक बुजुर्ग को देखते हैं, मानो जैसे उन्होंने टाइम को पीछे कर दिया है। अब हम कई सारी चीजें पीछे जाते हुए देखते हैं, जिसके बाद हमें ली चांगशाओ को दिखाया जाता है, जो अंडर वाटर मेडिटेशन से जाग गया था। दरअसल उसने फ्यूचर देख लिया था और अब कहानी दोबारा से 200 साल पीछे चली जाती है, यानी अभी तक हमने जो देखा था वो फ्यूचर था। और अब हम एल्डर युआन को देखते हैं, जो एक छोटी बच्ची जिसका नाम लिनशाओ था, उसे अपना सेक्ट दिखा रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे टाओइज्म का नाम डूशियान है। डूशियान एक फेमस डू इमॉर्टल है और वही हमारे सेक्ट के फाउंडर भी है। डू इमॉर्टल्स टाइचिंग से क्लोजली रिलेटेड है। अब युआन बताते हैं कि इस दुनिया में 3 तरह के टाओइज्म होते हैं। एक है ह्यूमन टाओइज्म, दूसरा है चान टाओइज्म और तीसरा है जाय टाओइज्म। हमारे टाओइज्म के पेट्रियार्क टाइचिंग है, वही चान टाओइज्म के हेड है युआन शिबुद्धा। और रही बात जाय टाओइज्म की, तो उसके हेड है टोंगशियान। ये तीनों लोग हमारे सेंट है और इनके गुरु का नाम है होंगजुन। उन्हें टाइयोस के एंसेस्टर माना जाता है। तो अब मेरी बच्ची लिनशाओ, तुमने ढेर सारी प्रैक्टिस करनी है और जल्दी से कल्टीवेशन में लेवल अप करके अपनी इमॉर्टलिटी की जर्नी को शुरू करना है। इससे तुम्हारी जिंदगी हजारों सालों तक बढ़ जाएगी। तो अब लिनशाओ भी अपने मास्टर से एक सवाल पूछती है। वो कहती, मास्टर मुझे बताइए ना, क्या आप भी इमॉर्टल हो गए हो? ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं इसे क्या ही जवाब दूं। दरअसल मास्टर ने अभी तक इमॉर्टलिटी हासिल नहीं की थी, जिस वजह से वो टॉपिक ही चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं, लिनशाओ तुम्हारा एक ही सीनियर रहेगा, वो 100 सालों से मेरा डिसाइपल है और अब वो बहुत टैलेंटेड हो चुका है। दरअसल युआन ली चांगशाओ की ही बात कर रहे थे, जो अंडर वाटर ध्यान में बैठा हुआ था और तभी वो पानी से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि उसके मास्टर तो अभी भी जिंदा है। इधर मास्टर उस पर चिल्ला रहे थे कि तुम बस फालतू की टेक्निक पर अपना वक्त जाया करते हो। मैंने 1000 दफे तुम्हें बोला है कि कोई पावरफुल टेक्निक सीख लो, मगर तुम तो बस पानी में जाके बैठ जाते हो। मैं तो तंग आ गया हूँ तुमसे। इधर चांगशाओ तो सोच ही रहा था कि मेरे मास्टर जिंदा है, यानी मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सपना था। तो तुरंत ही जाकर अपने मास्टर को गले से लगा लेता है। मास्टर के साथ लिनशाओ भी ये देखकर थोड़ा कंफ्यूज थी। उसे लग रहा था कि ये बंदा तो पूरा पागल है। अब मास्टर उसे अपनी छड़ी से मारते हुए पूछते कि अब ये नई नौटंकी कौन सी है, पागलों जैसी हरकतें नहीं करो। और तभी चांगशाओ की नजर लिनशाओ पर जाती है, तो लिनशाओ उसे देखकर स्माइल करती है। अब चांगशाओ कहता है, मास्टर आपसे मार खा के मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आप मेरे अच्छे के लिए ही मुझे मारते हो। वो कहते हैं ना कि अच्छी दवा हमेशा कड़वी होती है। ये सुनकर मास्टर कहते, क्या कहा तुमने मुझे कड़वा बोला? बेटा चांगशाओ, अब होंगी तुम्हारी पिटाई। जिसके बाद वो चांगशाओ को मारने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। तो चांगशाओ इधर उधर भागते हुए कह रहा था कि मास्टर मेरी बात तो सुनिए, मेरा मतलब वो ऐसा कड़वा नहीं था, बल्कि अच्छा वाला कड़वा था। और तभी वो देखता है कि मास्टर काफी थक गए हैं, तो वो भी रुक जाता है। और तभी मास्टर उस पर छड़ी से हिट करने आ जाते हैं, मगर वो वैसा नहीं करते। वो कहते, छोड़ो जाने दो, तुम्हें मार के भी कोई फायदा नहीं, तुम तो सुधरने से रहे। जिसके बाद वो कहते कि मैं 2 महीने के लिए रिट्रीट में यानी एकांत में जा रहा हूँ, तब तक तुम्हें इस बच्ची को संभालना है। मगर एक बात याद रखना, इसे कोई गलत चीजें नहीं सिखाना। अगर तुमने कोई गलत लेसन इसे दिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिसके बाद मास्टर वहाँ से चले जाते हैं। अब ली चांगशाओ लिनशाओ से कहता है कि आज से मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। जिसके बाद वो पेपर पपेट बनाकर लिनशाओ को खुश कर देता है। वो पपेट लिनशाओ की नस और आँखों को चेक कर रहे थे। चांगशाओ कहता है कि गलत नहीं समझो, मैं बस तुम्हारा मेडिकल चेकअप कर रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यूज की कदर करता हूँ। लिनशाओ उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान थी। वो कहती कि इमॉर्टल वर्ल्ड के लोग कितनी प्यारी बातें करते हैं। इधर चांगशाओ अपने मिरर में चेक करता है। लिनशाओ एकदम हेल्दी थी, उसमें कोई डीमन सीड्स नहीं थे और ना ही उस पर कोई शाप था। तो तालियां बजाते हुए कहता है कि लिनशाओ मुबारक हो, तुमने मेडिकल एग्जामिनेशन पास कर लिया। जिससे लिनशाओ भी बहुत खुश हो जाती है और अब लिनशाओ की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। चांगशाओ कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ ट्रिक सिखाऊंगा, ये देखो इसमें तुम्हें सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिलेगी। तो पहली स्टेप में लिनशाओ को बताया
बताया जाता है कि उसने अपने ओपोनेंट को कम नहीं समझना है। पहले तो तुम्हें उसकी कल्टीवेशन लेवल का पता करना है। अगर ये पता किए बिना ही उस पर हमला कर दिया तो तुम मुसीबत में फंस जाओगी। अब लिन शाओ को एक डक दिखता है, वो अपनी कल्टीवेशन 6 लेवल दिखा रहा था। तभी एक ऑप्शन आकर उससे कहता है कि जाओ और अपने ओपोनेंट को खत्म करो, और तभी दूसरा ऑप्शन कहता है कि ऐसा दिखाओ कि तुमने उसे देखा ही नहीं और यहाँ से भाग जाओ। अब उन दोनों ऑप्शन में से उसे एक को सिलेक्ट करना था, तो लिन शाओ गो एंड किल का ऑप्शन सिलेक्ट करके उस डक को मारने के लिए चली जाती है। मगर तभी वो डक उसे अपनी कल्टीवेशन लेवल शो करता है। दरअसल वो लेवल 99 पर था और उसकी हाई लेवल देखकर ही लिन शाओ नीचे गिर जाती है। तो डक उसकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। इट मीन्स कि लिन शाओ को उसने मार दिया था। तभी चांग शाओ कहता है, देखो तुम्हारे अपोनेंट ने सेकंड सर्वाइवल ट्रिक का यूज किया है, जो मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा। तुम्हें अपने एबिलिटीज का यूज करना है, तुम्हें उसे दिखाना है कि तुम हार गई, मगर तभी उस पर काउंटर अटैक कर दो। तो अब लिन शाओ उस डक पर एक बॉम्ब गिरा देती है और फिर उस पर एरो से अटैक करके राउंड को पास कर लेती है। अब चांग शाओ कहता है कि तुम्हारी थर्ड ट्रिक ये है कि अगर जीत नहीं सकते तो जल्दी से भाग जाओ, ऐसा दिखाओ कि कुछ हुआ ही नहीं और तुरंत ही वहाँ से निकल लो। और अगर तुम्हारा अपोनेंट फिर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता तो किसी एक्सपर्ट की मदद लेकर उसे खत्म कर दो। अब फर्स्ट राउंड पास करने के बाद लिन शाओ कहती कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि हमने अपने से कमजोर को क्यों मारना है। मेरे फादर तो कहते हैं कि कमजोर की मदद करो और शक्तिशाली के साथ मुकाबला करो। तो चांग शाओ कहता है कि ये भी सही है, मगर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने पड़ते हैं। ताकत और कमजोरी एक साथ ही जुड़ी हुई है। अगर तुम कमजोर हो तो खतरे से दूर रहो ताकि तुम सरवाइव कर पाओगी, और जब तुम महाशक्तिशाली बन जाओगे तब तुमने इस दुनिया के नियमों को ही बदल देना है। तब तुम कमजोर लोगों की मदद कर सकती हो। तो अब मुझे बताओ कि तुमने क्या सीखा। तो कहती, जब भी खतरा दिखे तो तुम दबाकर भाग जाओ, इस तरह से तुम जिंदा रह सकते हो। तो चांग शाओ कहता है, वेरी गुड, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। और तभी वहाँ पर एल्डर युआन पहुँच जाते हैं। वो कहते, चांग शाओ मैंने तुम्हें क्या बताया था कि इस बच्ची को अच्छी ट्रेनिंग दो, और तुम उसे भगोड़े की ट्रेनिंग दे रहे हो। जिसके बाद एज यूजुअल वो चांग शाओ की पिटाई करना शुरू कर देते हैं। लिन शाओ को पता था कि अब तो ये नहीं रुकने के, इसलिए वो अपना बाजा बजाने लगती है और इधर चांग शाओ अपनी जान बचाने में बिजी था। अब हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। मास्टर दोबारा से रिट्रीट पर जा रहे थे, तो कहते, चांग शाओ तुम्हें मेरी गैर हाजिरी में लिन शाओ को अच्छे से ट्रेनिंग देनी है। तो चांग शाओ कहता है, मास्टर क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं इस बच्ची को बिगाड़ दूंगा। तो मास्टर उसे गुस्से में पूछते हैं कि क्या कहा तुमने। तो कहते, सॉरी वो तो गलती से निकल गया। तो मास्टर कहते, लिन शाओ बहुत छोटी है, उसे सुरक्षित रखना ही तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझ गए तुम। तो कहते, हाँ मास्टर मैं अच्छे से समझ गया। तो मास्टर कहते, मुझे तो तुम्हारी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है, तुम तो एक नंबर के बेवकूफ हो। इतना कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब दोबारा से लिन शाओ की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। चांग शाओ कहता है कि आज से 10 सालों बाद डूशियान एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसका मतलब तुम्हारे पास 3650 दिन है। तो पूछती है कि एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस क्या होती है, जिस पर चांग शाओ बताता है कि इसमें तुम बाहर जाकर प्रैक्टिस करते हो, इससे तुम्हारी स्किल और शार्प बन जाती है। अगर तुमने कॉन्फ्रेंस अटेंड की तो तुम मुझे और मास्टर को प्राउड फील करवाओगी। तो बताओ क्या तुम इस कॉन्फ्रेंस में जाना चाहती हो। तो कहती, हाँ मैं आपका और मास्टर का नाम रोशन करना चाहती हूँ। तो चांग शाओ तुरंत ही उसे कल्टीवेशन की जानकारी देने लगता है। वो कहता है कि हमारी दुनिया में कल्टीवेशन की 4 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज है की रिफाइनिंग। अगर तुम्हें वाकई कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करना है तो फिर तुम्हें की रिफाइनिंग स्टेज तक पहुँचना ही होगा। यहाँ तक जाने के लिए तुम्हारे पास 10 सालों का टाइम है। सेकेंड कल्टीवेशन स्टेज का नाम है गॉड ट्रांसफॉर्मिंग। थर्ड स्टेज को वर्चुअल रिफाइनिंग कहते हैं और सबसे आखिर में आती है टाओइज्म अचीविंग स्टेज। इन सारे स्टेजेस को पार करने के बाद ही तुम एक इमोर्टल बन सकती हो। इन हर एक स्टेजेस के 9 लेवल्स होते हैं। तो चलो अब तुम्हारी पहली स्टेज की रिफाइनिंग के बारे में बात करते हैं। अगर तुमने इसे अचीव कर लिया तो तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में उठा सकती हो। सेकंड स्टेज को यानी गॉड ट्रांसफॉर्मिंग को मास्टर करके तुम आसमान में फ्लाई कर सकती हो। थर्ड स्टेज यानी वर्चुअल रिफाइनिंग में तुम 5 एलिमेंट इमोर्टल टेक्निक को सीख सकती हो, यानी कि तुम आग, हवा, पानी ऐसे एलिमेंट को कंट्रोल कर पाओगी। और अब आखिरी स्टेप के बारे में बात करते हैं। टाओइज्म अचीविंग में तुम पर लाइटनिंग गिराई जाएगी। ये सुनकर ही लिन शाओ डर जाती है। चांग शाओ बताता है कि टाओइज्म अचीविंग की 90वीं लेवल पर पहुंचने के बाद तुम पर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग का अटैक होगा। अगर तुम्हारा टाओ फाउंडेशन स्टेबल है तो तुम इस लाइटनिंग कैटास्ट्रोफी में सरवाइव कर पाओगी और फिर तुम बन जाओगी एक इमॉर्टल, जिसके बाद तुम्हारा इनफाइनाइट इमॉर्टलिटी का सफर शुरू होगा। और अगर तुम्हारा फाउंडेशन ही कमजोर है फिर तो तुम्हें वो लाइटनिंग ही खत्म कर देगी। ये सब सुनकर लिन शाओ कहती कि ये तो बहुत खतरनाक है, मतलब इतनी मेहनत करके आखिरी स्टेज पर पहुंचो और फिर लाइटनिंग तुम्हें मार कर तुम्हारी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। तो चांग शाओ कहते हैं, बहुत अच्छे, तुम तो सब कुछ समझ गई, लेकिन तुम लाइटनिंग का अभी से टेंशन नहीं लो। फिलहाल तुमने दूसरी चीजों का टेंशन लेना चाहिए, जैसे कि कल्टीवेशन करते वक्त तुम्हारे साथ कोई एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो चलो अब हम प्रैक्टिस शुरू करेंगे। जिसके बाद वो दोनों भी कड़ी मेहनत करना शुरू कर देते हैं। शुरुआती दिनों में लिन शाओ को बहुत तकलीफ होती थी, मगर वो पीछे नहीं हटती।
ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और उन दोनों में काफी अच्छी बॉन्डिंग भी बन गई थी। ऐसे ही सालों साल बीत गए थे और लिन शाओ अब जवान हो गई थी। उस एरिया के सभी लड़के उसकी खूबसूरती के दीवाने थे। वो तो बस उसे नजर भर देखने के लिए ही भीड़ लगाया करते थे। और अब एक्सपीरियंस कॉन्फ्रेंस का दिन आ जाता है। सभी लोग बाइफेन हॉल में जमा हो गए थे। लिन शाओ भी अपने सीनियर चांगशाओ के साथ वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पर हम एल्डर डोशियान को देखते हैं जो कि एक इमॉर्टल है और इस सेक्ट के हेड भी है। वो कहते हैं कि यहाँ पर 4 वेन्यूज है, तो तुम लोगों को अपनी स्ट्रेंथ और पावर्स के अकॉर्डिंग एक वेन्यू में दाखिल होना है। जिसके बाद गेंशाओ नाम के एल्डर एक डायग्राम ओपन करते हैं। उसके अंदर 4 वेन्यूज थे, जिसमें एक है वाटर, दूसरा है फायर, तीसरा है लाइटनिंग और चौथा है अर्थ। अब कल्टीवेटर्स की ताकत चेक करने के लिए 4 चेक पॉइंट्स बनाए गए थे और वो भी 4 अलग अलग कॉन्टिनेंट में। उनमें से सबसे खतरनाक बाइजुलु नाम का कॉन्टिनेंट था। अगर इन लोगों ने चेक पॉइंट को क्रॉस कर दिया तो ही ये कॉन्टेस्ट में जा सकते थे। तो ये लोग अपने अपने पावर्स के अकॉर्डिंग किसी भी एक वेन्यू को सिलेक्ट करते हैं। वहाँ पर वांगची नाम का बंदा था। वो अपने सीनियर से कहता है कि इन चारों में से सबसे खतरनाक कॉन्टिनेंट बाइजुलु है। तो उसकी सीनियर जिसका नाम यान था वो कहती तुम सही बोल रहे हो, लेकिन अगर हम चेक पॉइंट तक पहुँच गए तो हमें बहुत खास इनाम मिल सकता है। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। इधर चांगशाओ भी सोचता है कि अरे वाह, यहाँ पर तो सबसे डेंजर कॉन्टिनेंट है। अब स्ट्रेंथ चेकिंग राउंड स्टार्ट हो जाता है। सभी डिसाइपल अपनी पावर्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट बैरियर को क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ लोग पास तो कुछ एलिमिनेट हो रहे थे। तभी लिन शाओ चांगशाओ से बात करने लगती है। वो लोग माइंड पावर से ही बातें कर रहे थे। यहाँ का सबसे सेफ कॉन्टिनेंट सी कोस्ट है, तो हम वही जाएंगे और फिर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करने के बाद हमें अच्छे से रिवॉर्ड भी मिलेंगे। जिसके बाद वो सी कोस्ट में जंप लगा देती है। वहाँ पर कई सारी वाटर वेव्स थी जो उसे क्रश करने की कोशिश कर रही थी, मगर उन सभी को क्रॉस करके लिन शाओ ने स्ट्रेंथ चेक राउंड पास कर लिया था। वो बहुत खुश हो जाती है, मगर तभी चांगशाओ कहता है कि तुम सी कोस्ट में चली जाओ, मेरा प्लान तो कुछ और है। तो गुस्से में कहती सीनियर आप बहुत बुरे हो। इधर चांगशाओ देखता है कि जो लोग भी बाइजुलु कॉन्टिनेंट में जा रहे हैं वो स्ट्रेंथ चेकिंग में फेल होकर एलिमिनेट हो रहे हैं। तभी वहाँ पर शुयाना नाम की बंदी पहुँच जाती है। ये पोटियान पिक की डिसाइपल थी। सभी लोग शुयाना को चीयर्स कर रहे थे क्योंकि वो एक प्रिंसेस भी थी। जिसके बाद वो भी एक वेन्यू में कूद जाती है। वहाँ पर घना जंगल था और वो जंगल शुयाना पर हमला कर रहा था। तो शुयाना अपनी स्वॉर्ड से उसे काटते हुए आगे बढ़ती है और इस तरह से शुयाना बाइजुलु कॉन्टिनेंट के लिए क्वालिफाई हो गई थी। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे क्योंकि वो पहली थी जिसने बाइजुलु कॉन्टिनेंट की ट्रायल पास की थी। तभी एक डिसाइपल कहता है कि अगर शुयाना ने बाइजुलु कॉन्टिनेंट सिलेक्ट किया है तो सीनियर यून किंग भी वही जाएगा। तभी हम सीनियर यून किंग को देखते हैं। वो पोटियन पिक का डिसाइपल था और उसने भी ये स्ट्रेंथ चेक पास की थी। अब वो शुयाना के पास आकर रुक जाता है। वो इस तरह से उसे देख रहा था मानो उसे पसंद करता हो। सभी लोग उन दोनों को देखने में बिजी थे, तो उसका फायदा उठाते हुए चांगशाओ बाइजुलु कॉन्टिनेंट में जाने के लिए निकल पड़ता है। मगर इससे पहले कि वो अंदर दाखिल हो उसे एक लड़की रोक देती है। वो कहती है कि तुम गॉड ट्रांसफॉर्मिंग के 9वीं लेवल के कल्टीवेटर हो। अगर तुम इसमें फेल हो गई तो तुम सीधे 4थी लेवल पर पटक जाओगे। यहाँ पर हम चांगशाओ की किड फॉर्म को देखते हैं जो इस सीरीज में जगह जगह दिखाया है ताकि दिखने में सीन थोड़े से फनी लगे। उसे रोकने वाली लड़की का नाम जियू था और वो भी पोटियन पिक की सीनियर डिसाइपल थी। तभी चांगशाओ कहता है सीनियर जियू, मैं तो बाइजुलु कॉन्टिनेंट में हर्ब्स ढूंढने जा रहा हूँ और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप किसी भी गॉड ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज वाले डिसाइपल को बाइजुलु कॉन्टिनेंट में जाने से नहीं रोक सकते। उन्हें वहाँ जाना अलाउड है, इसलिए प्लीज मुझे ना रोके। तो जियू कहती देखो तुम्हारे मास्टर ने तुम पर मुझे नजर रखने के लिए बोला था, लेकिन अगर तुम वहाँ जाना ही चाहते हो तो तुम्हारी टेस्ट चेंज करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो एक इसेंस स्टिक लेकर कहती है कि ये स्टिक जलकर खत्म होने तक तुम्हें मेरे साथ फाइट करनी पड़ेगी। अगर तब तक तुम टिक पाए तो तुम जा सकते हो। जिसके बाद वो चांगशाओ को धक्का देकर कहती कि टेंशन ना लो, मैं मेरा इनेट वेपन यूज नहीं करूंगी तो तुम्हारी जान को मुझसे कोई खतरा नहीं होगा। तो बताओ क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? जिस पर चांगशाओ कहता है ठीक है सीनियर, एटलीस्ट मैं कोशिश तो कर ही सकता हूँ। तो तुरंत ही उस स्टिक को जलाकर दूसरी स्टिक ले लेती है। जिसके बाद वो बड़ी ही तेजी से चांगशाओ पर अटैक करने आ जाती है, जिससे वो जैसे तैसे बच गया था। अब जियू लगातार उस पर हमला कर रही थी मगर चांगशाओ उनसे बचते जा रहा था। जिसके बाद वो हवा में फ्लोट करता है तो जियू उस पर स्लैश अटैक करके उसे नीचे लेके आती है। वो उसमें अपनी स्टिक स्टैप करने वाली थी कि तभी चांगशाओ स्मोक एस्केप का यूज करता है और फिर वुडन एस्केप से जियू पर हमला कर देता है। इस टेक्निक की वजह से कई सारे वुड्स जियू पर हमला कर रहे थे मगर जियू बड़ी ही तेजी से उन्हें डिफेंड करती है। तो चांगशाओ जल्दी से अर्थ एस्केप का यूज करता है, लेकिन तब तक जियू उसके पास अटैक करने आ चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से गोल्ड एस्केप को एक्टिवेट कर देता है। जिससे वहाँ पर 2 बड़े बड़े पॉट क्रिएट होकर आपस में टकराने लगते हैं। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि जियू को चक्कर आने लगते हैं, मगर वो अपने माथे पर टिचकी मार के दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। इधर चांगशाओ भागने में बिजी था, तभी जियू से अपने पैर से मुंह के बल पटक देती है। अब वो चांगशाओ पर फाइनल अटैक करने वाली थी
थी कि तभी वाटर एस्केप का यूज करके वहाँ से भाग निकलता है। जियो उससे कह रही थी कि तुम्हारे एस्केप टेक्निक ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है, रुको मैं तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। जिसके बाद उस पर कई सारे स्लैश अटैक करने लगती है, जिनसे चांग शाओ जैसे तैसे बचता जा रहा था। लेकिन इस बार जियो ने पोटियन पिक का सिंगल सोर्ड फॉर्मेशन बना दिया था, जिसे स्टारी स्काई भी कहा जाता था। इसके एक ही अटैक से कई लोग महीनों तक ढंग से चल नहीं पाते। वहाँ मौजूद डिसाइपल कह रहे थे कि बाप रे, जियो तो बहुत खतरनाक निकली। इधर चांग शाओ भी बड़ी तेजी से उसके सारे अटैक को डॉज कर रहा था, जिसके बाद वो ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पेस का यूज करते हुए यहाँ से वहाँ जंप लगाकर खुद को बचाने लगता है और फाइनली वो स्टारी स्काई से बाहर आ जाता है। मगर जैसे वो पीछे पलटता है, उसके गले पर स्टिक लगाकर जियो खड़ी थी। वो आगे जा भी नहीं सकता था, अगर गया तो स्टिक उसके गले के आर पार हो जाएगी। और तभी जियो अपनी स्टिक हटाकर कहती, वाह मैं तो जीत गई। वो सबको बताने लगती है कि मैं जीत गई। तो सभी डिसाइपल जबरदस्ती उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगते हैं और कहते, ब्रावो ब्रावो सीनियर, आप तो जीत गई। इधर जियो की नजर चांग शाओ पर पड़ती है। वो उसी स्टिक की तरफ देख रहा था तो भी उस स्टिक को देखती है। दरअसल वो स्टिक अभी भी जलना बाकी थी और अब जाके वो बुझ जाती है। इट मीन्स कि चांग शाओ ये मुकाबला जीत गया था, बिकॉज वो बिना कोई चोट लगे उसके सामने खड़ा था। ये देखकर जियो को तो शौक ही लग गया था। वो चांग शाओ के सिर पर स्टिक से मारते हुए कहती कि तुम तो एक नंबर के बदमाश हो, पता नहीं इतनी सारी ट्रिक तुम कैसे सीख लेते हो। और अब मेरी बात कान खोलकर सुन लो, बाइजुलू कॉन्टिनेंट कोई घूमने की जगह नहीं, वो बहुत डेंजर प्लेस है। अगर तुम मेरी टीम में मारे गए तो तुम्हारे मास्टर मेरे पास ही रोते हुए आएंगे, भले ही तुम किसी काम के नहीं, मगर मास्टर तुमसे बहुत प्यार करते हैं। वो चांग शाओ के साथ बात करते करते उसे मार भी रही थी। तभी चांग शाओ उसे एक स्क्रोल दिखाता है। वो कहता है कि स्क्रोल में मैंने साफ साफ लिखा है कि अगर मैं मर भी जाता हूँ तो उसके लिए मेरे अलावा और कोई जिम्मेदार नहीं होगा। तो अब बेचारी जियो के पास उसे अपने साथ ले जाने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिसके बाद ये लोग बाइजुलू कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो जाते हैं। जियो सोचती है कि फाइनली ये हमारे साथ आ ही गया, ये बहुत शरारती है, मैं तो इसे बस इसके गुड लुक्स की वजह से ही साथ लाई हूँ, अगर ये अच्छा नहीं दिखता तो यहाँ थोड़ी ना होता। और तभी चांग शाओ की नींद खुल जाती है तो जियो उससे कहती, ओए कमीने मेरी बात सुन, तुमने इतनी मुश्किल ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पेस की टेक्निक तो सीख ली, लेकिन तुम अभी भी वर्चुअल रिफाइनिंग स्टेज पर क्यों नहीं पहुँच पाए, क्या मसला है तुम्हारा, जल्दी से बताओ। तो चांग शाओ कहता है, सीनियर मैं बहुत प्रैक्टिस करता हूँ और इसी वजह से मैं ड्रैगन एक्सप्लोरिंग पेस को मास्टर कर पाया। जिस पर जियो कहती कि तुम्हारे मास्टर युवान का टाओ फाउंडेशन डैमेज हो गया है और वो रिपेयर नहीं हो पा रहा, इसीलिए वो टाओइज्म अचीविंग के स्टेज पर ही फंस गए हैं। आने वाले कुछ सालों में वो डेफिनेटली इमॉर्टल बन जाएंगे। तो वो कहता है, हाँ बस कुछ गलत होने से पहले वो एक बार इमॉर्टल बन जाए। तभी जियो कहती, चलो मुझे तुम्हारा हाथ दिखाओ, मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन चेक करनी है। ये सुनकर चांग शाओ दिल में ही सोचता है कि जियो तो रियल इमॉर्टल रेल्म की मास्टर है, अगर उसने मेरी पल्स चेक की तो उसे मेरी कल्टीवेशन स्टेज के बारे में पता चल जाएगा और इस तरह से मैं एक्सपोज हो जाऊंगा। अब तो मैं बुरा फंस गया, मैं अब क्या करूं। तो कहता है, सीनियर मर्द और औरत का एक दूसरे को टच करना सही नहीं होता। इस पे जियो को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहती कि फालतू की नौटंकी मेरे सामने नहीं चलेगी। तो चांग शाओ जल्दी से उससे दूर भाग जाता है। इधर यून किंग शुआन से कहता है कि जब हम बाइजुलू में पहुंच जाएंगे मैं तुम्हारी मिंगजिंग हब को ढूंढने में मदद करूंगा। तो वो कहती है कि तुम्हें तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं, ये मेरा काम है, तो मैं इसे खुद ही कर लूंगी। इधर चांग शाओ जियो को झूठ पे झूठ बोले जा रहा था। वो कहता है, सीनियर मुझे बचपन से ही एक बीमारी है, अगर किसी औरत ने मुझे छुआ तो मेरी बॉडी अकड़ने लगती है। जियो हंसते हुए कहती है, अच्छा जी, लेकिन मुझे तो ये झूठ लग रहा है। वो कहता है, हाँ मुझे पता है कि ये बीमारी काफी अजीब है, लेकिन यही मेरा सच है। और उतने में ही शुआना पीछे से आकर उसकी गाल पर टच करती है। वो कहती, बड़ी अजीब बीमारी है ये तो, इसलिए अब चांग शाओ नीचे गिरकर जानबूझ के अकड़ने का नाटक करने लगता है। अब अगले सीन में हम एक अनजान आवाज को सुनते हैं। वो बंदा कहता है कि जादुई कीड़ा मिल चुका है, हमें बस प्रिंसेस को बाइजुलू आने तक वेट करना है। उसके हाथ में एक कीड़ा भी था, अभी कौन है ये हमें आगे पता चलेगा। हमें अब लीच वॉर के बारे में बताया जाता है। हजारों सालों पहले लीच वॉर हुई थी, जिसमें बुजाऊ माउंटेन यानी कि जहाँ पर हेवनली कोर्ट है वहाँ के सेलेस्टियल पिलर्स कोलैप्स हो गए थे, जिस वजह से दुनिया में फिर से एक बार तबाही मच गई। उस वक्त नोआ, जो कि इंसानों की होली मदर है, उसने 3 टाइस सेंट को एक साथ मिलाया। उन तीनों सेंट के नाम थे टाइचिंग, युआनशी बुद्धा और टोंगशियान। इन लोगों ने सेलेस्टियल पिलर को दोबारा से बनाने के लिए ब्लैक कछुए के 4 पैर काट दिए और उन्हीं पैरों से पिलर्स बनाए गए। मगर उन्होंने ब्लैक कछुए के साथ जो भी किया था उससे उसे बहुत तकलीफ हुई और इसी दर्द की वजह से वो मारा गया। उस कछुए की सुपरनेचुरल पावर और विशाल बॉडी एक स्मोक में बदल गई। वो स्मोक जानलेवा था और वो पूरी बाइजुलू कॉन्टिनेंट में फैल गया। वो स्मोक हजारों सालों से वहीं पर मौजूद है और अब वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन चुका है। अगर किसी आम इंसान ने जिसके पास कोई पावर्स नहीं है उसने वो इनहेल किया तो उसका अंजाम बुरा होगा। इधर जियो कहती है कि एक बंदा कब से हमारा पीछा कर रहा है, पता नहीं उसे हमसे क्या चाहिए। तभी एक बंदा
उनके पास आकर बताता है कि मैं यूजिन किंगडम का फ्रंट गार्ड हूँ। दरअसल शुयाना यूजिन राज्य की प्रिंसेस थी, तो उसी पर नजर रखने वहाँ आया था। मगर शुयाना कहती है कि तुम वापस चले जाओ, मेरी फिक्र नहीं करो। तो बंदा कहता है कि मैं यहाँ हमारे किंग के ऑर्डर्स पर आया हूँ, हमारी दुश्मनी इस इलाके में फैले हुए है। तो राजा को फिक्र थी कि कहीं वो लोग आप पर स्नीक अटैक ना कर दे, इसलिए प्लीज मुझे आपके साथ आने दीजिए। उसकी बातें सुनकर चांगशाओ दिल में ही कहता है कि ये बंदा तो बहुत झूठा है। यूजिन राज्य में इमॉर्टल्स और मॉर्टल्स दोनों भी रहते हैं, साथ ही यूजिन को डूशियान का भी सपोर्ट है, तो शुयाना पर अटैक नहीं हो सकता। ये बंदा डूशियान के लोगों की मदद लेने के बजाय खुद ही यहाँ चला आया, इसका जरूर से कोई प्लान होगा। तभी यून किंग शुयाना से कहता है कि बाइजुलू कंट्री बहुत खतरनाक है, इसलिए जनरल यूएन को हमारे साथ आने दीजिए, वो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तभी जियो कहती यून किंग, क्या तुम जनरल को पहले से ही जानते हो, क्योंकि उसने तो यहाँ आते ही अपना नाम नहीं बताया था। तो यून किंग कहता है मैं बचपन से ही शुयाना के साथ पला बड़ा हूँ, इसलिए मैं इस बंदे को जानता हूँ, ये शुयाना के फादर के भरोसेमंद जनरल है। इधर चांगशाओ सोचता है कि पक्का ये दोनों बचपन के प्रेमी हैं, लेकिन यून किंग का स्टेटस ज्यादा हाई नहीं है। इधर जियो भी जनरल को उनके साथ चलने की परमिशन दे देती है। अब हमें इस सी कोस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एल्डर ने सभी को बताया था कि अगर यहाँ तुम्हें जिंदा रहना है तो अपनी पूरी ताकत लगाकर डीमंस के साथ फाइट करो। अब कॉन्टेस्ट शुरू होते ही क्रैब डीमन लिंशाओ पर हमला करने आ जाता है, मगर वो अपने पावर टैलिस्मान से उसे खत्म कर देती है, जिसके बाद वो ऐसी टैलिस्मान का यूज करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। मगर तभी वहाँ पर ढेर सारे क्रैब्स आ जाते हैं। लिंशाओ उनका मुकाबला तो नहीं कर सकती थी, तो जैसा उसे सिखाया गया था वो वहाँ से भाग निकलती है। इधर जियो सबको बता रही थी कि जल्दी हम बाइजुलू कॉन्टिनेंट के बॉर्डर पर पहुँच जाएंगे। सबसे पहले मैं तुम्हें साउथ के एंट्रेंस के पास ले जाऊंगी, वो जगह केओस ट्रेजर फॉरेस्ट के बहुत नजदीक है। यान उससे पूछती कि सीनियर बाइजुलू इतना खास क्यों है और वहाँ पर एंट्रेंस क्यों लगाया गया, जिस पर जियो कहती कि बहुत अच्छा सवाल पूछा तुमने। देखो हजारों सालों पहले जब लीच वॉर हुई थी तब कई सारे डीमंस और विचेस इसी इलाके में आके छुप गए थे और इस तरह से बाइजुलू उनका घर बन गया। आमतौर पर वो लोग यहाँ पर दिख भी जाते हैं, इसलिए यहाँ पर एंट्रेंस लगाया गया। जिसके बाद जियो उन लोगों को एक गेट के पास छोड़कर कहती कि तुम लोग पहले गाँव में जाओ और वहाँ से स्मोक अवॉइडिंग टैलिस्मान लेकर आओ, उसके लिए तुम्हें थोड़ा खर्च करना पड़ेगा और ठीक 2 घंटे बाद तुम यहाँ आना। तो सभी लोग टाउन की तरफ जाने लगते हैं, मगर चांगशाओ वहीं पर बैठा हुआ था। तभी जियो उसे पैसे देकर कहती कि मुझे पता है तुम्हारे मास्टर के पास ज्यादा पैसे नहीं है जो तुम पर खर्च कर पाए। मुझे ये समझ नहीं आता कि इस छोटे से पिग को गार्ड क्यों करते हैं। अगर वो कोई बड़ा सा पिग चूज करेंगे तो उन्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे। अब जाओ और अपने लिए टैलिस्मान खरीद लो। तो चांगशाओ भी उसका शुक्रिया अदा करता है। इधर शुयाना ये सब देख रही थी। तभी चांगशाओ कहता है सीनियर आप जिस टैलिस्मान और पिल्स की बात कर रही हो वो ऑलरेडी मेरे पास है। तभी शुयाना उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि मेरी तरफ से माफी है, थोड़ी देर पहले मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई थी, उसके लिए माफ कर देना। इतना कहकर वो टाउन की तरफ चली जाती है। चांगशाओ सोचता है कि यार ये लड़की इतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं समझता था। अब हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो इन सभी को मैसेंजर जेड देकर बताती है कि जब भी तुम लोग किसी मुसीबत में फंसो तो इसे बस क्रश कर देना और मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। ये कॉन्टेस्ट 20 दिनों तक चलेगा। अगर इस दरमियान तुमने जेड मैसेंजर या फिर खुद ही क्विट कर दिया तो तुम इस कॉन्टेस्ट में फेल हो जाओगे, इसलिए मैं तुम्हें सलाह दूंगी कि मिशन पर अकेले नहीं जाओ। मुझे पता है तुम लोग खास जड़ी बूटियों की तलाश में हो, लेकिन अकेले जाना खतरनाक साबित होगा क्योंकि उन जड़ी बूटियों को बहुत ही खूंखार जानवर गार्ड करते हैं। अगर तुम लोग उन्हें दिख गए फिर तो उनकी दावत हो जाएगी, क्योंकि वो जानवर तुम्हें किसी सप्लीमेंट से कम नहीं समझते। जिसके बाद शुयाना से कहती कि खासकर तुम्हारी जैसी नाजुक स्किन वाली लड़कियां तो उन्हें बहुत पसंद है। जिस पर शुयाना कहती मास्टर प्लीज ऐसी बातें नहीं करो, लेकिन जियो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए कहती है कि सच में शुयाना मैं तुम्हारी खूबसूरती से बहुत जलती हूँ। तुम्हारी स्किन कितनी सॉफ्ट है और मेरी स्किन तो बहुत ड्राई है। साथ ही मेरे पास ऐसा कोई नहीं जो दिन रात मेरे आगे पीछे घूमता रहे। हाय तुम कितनी लकी हो। जियो की बातों से चांगशाओ को बहुत हंसी आ रही थी। अब जियो कहती खैर मेरी बकबक तो हो गई, अब तुम लोग जंगल में जा सकते हो। तभी जनरल यूएन कहती कि मुझे यहाँ पर प्रिंसेस के साथ रहने के लिए भेजा गया है, तो क्या मैं उनके साथ जा सकता हूँ। तभी शुयाना उससे कहती कि जनरल आप यहीं पर सीनियर जियो के साथ रुक जाओ, मैं खुद का ख्याल रख सकती हूँ। अब यून किंग भी जनरल को बताता है कि आप फिक्र मत करो, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर भी प्रिंसेस शुयाना की हिफाजत करूंगा। चांगशाओ सोचता है कि ये बंदा तो प्रिंसेस पर पूरी तरह से लट्टू है। अभी सभी लोग टैलिस्मान को एक्टिवेट करके अंदर चले जाते हैं। वही चांगशाओ ने एक नहीं बल्कि ढेर सारे टैलिस्मान अपनी बॉडी पर लगा दिए थे। तभी जियो से पीछे से एक लात जड़ के अंदर भेज देती है और कहती है कि तुम अपनी 9वीं लेवल पर हो तो इन लोगों के साथ ही रहना, समझ गई तुम। तभी चांगशाओ उसे सीक्रेटली कुछ बताता है। अब वो क्या बोलता
होता है ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद हमें बाइजुलू कॉन्टिनेंट का भयानक जंगल दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्मेल थी, तो यान अपनी पावर से उस स्मेल को दूर कर देती है। उस जगह पर कई सारे बीस्ट छुपे हुए थे, जिनमें से अचानक ही एक बीस्ट इन पर अटैक कर देता है। तो यून किंग बड़े ही स्टाइल के साथ उस बीस्ट के साथ लड़ने लगता है और फिर अपनी तलवारबाजी के दम पर वो उसे खत्म कर देता है। लेकिन तभी वहाँ पर ढेर सारे बीस्ट आ जाते हैं जो इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, और तभी शुयाना अपनी सोर्ड पावर को एक्टिवेट करके उन पर हमला कर देती है। जिसके बाद वो मल्टीपल सोर्ड बनाकर एक बीस्ट की बॉडी में घुसा देती है। वो सारी सोर्ड मिलकर लोटस फायर को क्रिएट करती है। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी। चांगशाओ तो उसे देखकर हैरान था। साथ ही वहाँ पर जो भी बीस्ट मौजूद थे उस लोटस फायर को देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। इधर जियो आसमान में सैर करते हुए कहती कि मेरे सारे अप्रेंटाइज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो जनरल आप शुयाना की फिक्र मत कीजिए। इधर चांगशाओ बाइजुलू का मैप देख रहा था। वो सोचता है कि कियोस मियाज़मा ट्रेजर फॉरेस्ट की आउटर बाउंड्री है और ये लोग वर्चुअल रिफाइनिंग स्टेज पर, तो ये खुद की हिफाजत कर सकते हैं। ये लोग जंगल की सीमा से गुजर रहे हैं, लेकिन मुझे उसके अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे जो चाहिए वो जंगल के अंदर है। बस मुझे इन लोगों से अलग होने की कोई तरकीब ढूंढनी होगी। साथ ही मुझे सीनियर जियो से भी पीछा छुड़ाना होगा क्योंकि वो ऊपर हवा में फ्लोट करते हुए हम पर नजर रखी है। अभी सभी लोग एक जगह रुक जाते हैं। युनकिंग कहता है कि मैं और प्रिंसेस युनजिंग हब की तलाश में हैं, इसलिए हम दोनों साथ जाएंगे। तभी वांगचिन कहता है कि मैं भी मेरी सीनियर यान के साथ दूसरे रास्ते से जा रहा हूँ, तो चांगशाओ बताओ तुम किसके साथ जाना चाहते हो। चांगशाओ कहता है मैं तो अकेला ही जाऊंगा। अब वो कुछ बोले इससे पहले चांगशाओ उन्हें बाय बाय बोलकर वहाँ से भाग जाता है। उसकी इस हरकत के बारे में जियो को भी पता चल गया था। वो कहती आखिर ये लोग अलग अलग क्यों जा रहे हैं। इन लोगों को मैंने एक साथ रहने की सलाह दी थी, लेकिन ये मेरी नहीं सुनते। जिस पर जनरल कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि प्रिंसेस खतरे में है तो मुझे उनके पीछे जाने दो। तो वो कहती जनरल ये तो होने से रहा, इंस्टेड हम एक काम करेंगे, हम इन तीनों पर बारी बारी नजर रखेंगे। अब वो बड़ी ही तेजी से जाकर यान और वांगचिन को चेक करती है। उन दोनों की फ्लर्टिंग चल रही थी। इधर प्रिंसेस भी यून किंग के साथ मिलकर बीस्ट के साथ फाइट कर रही थी। अब वो चांगशाओ की तरफ चली जाती है, लेकिन चांगशाओ तो उसे दिखता ही नहीं। वो जिस एरिया में था वहाँ पर पॉइजनस बीस्ट रहा करते थे। दरअसल चांगशाओ ने तालिस्मान से खुद को हाइड किया था, मगर जियो भी कुछ कम नहीं थी। वो उसे ढूंढी लेती है। वो देखती कि चांगशाओ तो जंगल के अंदर गया है और वहाँ जाना मना था, लेकिन चांगशाओ तो बड़ी स्पीड के साथ वहाँ से गुजर रहा था, जिस वजह से कोई भी बीस्ट उसे देख नहीं पाते। इधर जियो समझ जाती कि चांगशाओ ने टैलिस्मान का यूज करके अपनी ब्रीदिंग को कवर करा है। अब चांगशाओ को कुछ जानवरों ने देख लिया था, तो जल्दी से स्मोक टैलिस्मान को एक्टिवेट कर वहाँ से भाग जाता है। जियो कहती ये बंदा तो पूरी तैयारी के साथ यहाँ आया है, शायद इसे किसी खास हब की तलाश है। अब जियो कहती चलो प्रिंसेस पर नजर रखने का टाइम हो चुका है, नहीं तो जनरल तुम लोगों के पास मेरी बुराइयां करोगे कि मैंने तुम्हें प्रिंसेस के साथ जाने नहीं दिया। और तभी जनरल छुपके से एक कीड़ा जंगल में भेज देता है। इधर चांगशाओ बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी एक बीस्ट उस पर हमला कर देता है, मगर वो तुरंत ही साइड में हट जाता है। वो सोचता है कि मैं भी यहाँ आना नहीं चाहता था क्योंकि जंगल का ये इलाका बहुत खतरनाक है, मगर मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। जिसके बाद चांगशाओ वहाँ पर एक स्पाइडर वेब क्रिएट करता है ताकि उसके पीछे आने वाले बीस्ट उसी में फंस जाए। जिसके बाद चांगशाओ हब ढूंढने के लिए निकल गया था और तभी हम उसी मिस्टीरियस शख्स को देखते हैं। वो भी चांगशाओ का पीछा कर रहा था। इधर चांगशाओ को अपनी मकड़ी के जालों से पता चल गया था कि कोई उसके पीछे है। अब हम कुछ असैसिन्स को देखते हैं जो इन सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहे थे। अब इन लोगों के एग्जैक्ट प्लान के बारे में हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हम शुयाना को देखते हैं जो बड़ी ही तेजी से जंगल में मौजूद खतरनाक बग्स को मार रही थी और उसकी स्किल देखकर जियो बहुत इम्प्रेस थी। वहीं दूसरी तरफ हम यान और वांगची को देखते हैं। उन पर भी अचानक से हमला हो जाता है, तो वांगची और यान मिलकर उन असैसिन्स को दूर फेंक देते हैं, मगर तभी वहाँ पर एक स्मोक क्रिएट होता है और वो दोनों भी उसकी चपेट में आकर बेहोश हो जाते हैं। इधर जियो के हाथ में जेड क्रिस्टल ब्रेक होने लगते हैं, तो वो समझ जाती है कि वांग और यान खतरे में है, इसलिए वो जल्दी से उनकी तरफ जाने लगती है। मगर फिर चांगशाओ का भी क्रिस्टल ब्रेक हो जाता है, तो जियो और जनरल डिसाइड करते हैं कि वो दोनों अलग अलग जाकर इन लोगों की मदद करेंगे। इधर चांगशाओ के पीछे एक बंदा लग गया था, तो चांगशाओ अपने टैलिस्मान पावर का यूज करके उसे चकमा दे देता है, मगर जैसे ही चांगशाओ उस पर अटैक करने जाता है वो बंदा अपनी सोड उसमें घुसा देता है। इधर जियो वांगची और यान के पास आ गई थी, वो दोनों भी बेहोश पड़े हुए थे। जियो समझ जाती कि वहाँ पर काफी मिस्टीरियस हो रहा है, तो जल्दी से अपने आसपास पत्थरों की दीवार बनाकर सही समय रहते ही उन दोनों को लेकर वहाँ से भाग निकलती है। इधर शुयाना पर भी अटैक हो जाता है, मगर उसने उसे समय रहते ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अब उन लोगों पर कई सारे असैसिन्स एक साथ ही अटैक कर देते हैं। इससे पहले कि वो शुयाना को कुछ कर पाए उसने ही अपने मल्टीपल सोर्ड से उन्हें मार दिया था। लेकिन तभी उनमें से एक बंदा ब्लैक कलर की पिल को कंज्यूम करता है, जिससे वो सभी मरे हुए लोग दोबारा से जाग जाते हैं। शुयाना ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाती है। इधर जियो के पीछे एक वाटर ड्रैगन लगा हुआ था, वो समझ
चाहती है कि ये ड्रैगन ट्रैपिंग एरी है, तो उसे ब्रेक करने की कोशिश करती है, मगर वो एरी ब्रेक ही नहीं हो रही थी, इसलिए उस ड्रैगन पर चिल्लाने लगती है। वो कह रही थी कि तुम मेरे साथ ऐसी घटिया ट्रिक क्यों खेल रहे हो, अगर दम है तो मेरे साथ फाइट करो। और तभी बाकी बचे जेड क्रिस्टल भी उसे इशारा कर देते हैं कि शुआना और यान किंग भी खतरे में है। इधर वो असासिन चांगशाओ से कह रहा था कि तुमने साबित कर दिया कि तुम किसी काम के नहीं हो, लेकिन तभी वो समझ जाता है कि ये तो असली चांगशाओ नहीं है, ये उसका पेपरमैन था। दरअसल टाओइस्ट की सुपरनेचुरल पावर्स से पेपर में भी जान डालकर उसे एज ए ह्यूमन यूज किया जा सकता था। और तभी उस पर एक पॉइजन स्मोक से हमला हो जाता है। वो बंदा चारों ओर चांगशाओ को ढूंढ रहा था। तभी चांगशाओ स्काई चेंजिंग अम्ब्रेला का यूज करके उसे ट्रैप करने की कोशिश करता है, तो वो हंसते हुए कहता है, बच्चे तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। जिसके बाद उस अम्ब्रेला को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस पर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है। साथ ही अम्ब्रेला भी उस पर हमला कर रही थी। अब वो जैसे ही उसके पास जाता है, अम्ब्रेला उस पर तेज रोशनी से अटैक कर उसे नीचे फेंक देती है। अब वो बंदा एक जगह ट्रैप हो गया था। तब तक चांगशाओ भी बाहर आ चुका था। वो उस बंदे पर कई सारे अटैक्स कर रहा था, लेकिन वो बंदा उन सारे अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसलिए चांगशाओ फाइनली उसके सामने आकर सीधा उसके माथे पर अपने एरो से हमला करता है। उसने अपने पेपर टालिस्मान को भेज दिया था। वो पेपर टालिस्मान उसे जकड़कर उस पे पॉइजन से हमला कर रहे थे। पॉइजन इतना खतरनाक था कि वो बंदा सीधा जलकर राख बन जाता है। अब चांगशाओ पेपर टालिस्मान को ऑर्डर देता है कि इस बंदे की सोल से सभी बुराइयां निकाल कर प्रे करो, ताकि ये दोबारा से रिबॉर्न हो पाए, ताकि ये अगली लाइफ में कोई अच्छा इंसान बन पाए। तो पेपर टालिस्मान तुरंत ही काम पर लग जाते हैं। वो उसके लिए प्रे करते हैं, साथ ही उसकी सोल से सारी बुराइयों को वैनिश कर देते हैं। उनका काम खत्म होने के बाद वहाँ क्रिएट हुई शील्ड अम्ब्रेला भी चली जाती है। वो टालिस्मान के साथ मिलकर चांगशाओ की रिंग में पहुँच जाती है। अब चांगशाओ उस बंदे के लिए दुआ करते हुए कहता है कि हम मिट्टी से ही बने हैं और उसमें ही मिल जाएंगे। चांगशाओ को उस बंदे की स्टोरेज रिंग भी मिल चुकी थी। वो कहता है, मैंने मेरा पेपरमैन खो दिया, लेकिन बदले में मुझे ये रिंग मिल गई। इट मींस कि मेरा इस फाइट में कोई लॉस नहीं हुआ। वहीं दूसरी तरफ जियो अभी भी ड्रैगन एरी में फंसी हुई थी। वो कहती, बाप रे, मुझे इस एरी में बहुत इरिटेट हो रहा है। अगर यहाँ मेरे सीनियर होते तो बहुत अच्छा हो जाता। और तभी उसके सीनियर को छींक आ जाती है। वो समझ गए थे कि जियो उन्हें याद कर रही है। इधर शुआना उन असासिन्स के साथ फाइट करके थक गई थी। वो कहती, आखिर तुम लोग चाहते क्या हो, क्यों हम पर अटैक किया। तभी वहाँ पर जनरल यूएन पहुँच जाता है। वो कहते हैं, प्रिंसेस, तुम्हारे राज्य ने 100 सालों पहले नानशाबू कॉन्टिनेंट के हजारों कंट्रीज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और इसी अटैक में मेरा गाँव भी तबाह हो गया। और इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वफादार होने का नाटक किया, ताकि मेरे मकसद पूरे हो जाए। इधर सीनियर जियो समझ गई थी कि ये सब जनरल की ही प्लानिंग थी, क्योंकि जैसे ही उसके पास से चला गया, वहाँ पर ड्रैगन एरी क्रिएट हो गई। और तभी उसे याद आता है कि चांगशाओ ने बाइजुलो जाने से पहले जियो को बताया था कि ये बंदा दूसरे ओरिजिन का है, ये हमारे कंट्री का नहीं है, तो इस पर जल्दी से भरोसा मत करना। तो अब जियो समझ गई थी कि जनरल शुरू से ही उसको उल्लू बना रहा था। इधर चांगशाओ उस मरे हुए बंदे की प्रिमोर्डियल स्पिरिट की मेमोरीज को चेक करने लगता है। तभी उसे कुछ विजन्स दिखते हैं, जिसमें जनरल किसी बंदे को उनके अटैक की सारी प्लानिंग बता रहा था। वो कहता है कि हमने ड्रैगन ट्रैपिंग एरी का यूज करके जियो को उसमें फंसाना है, ताकि वो दूसरों की मदद ना कर पाए। लेकिन प्रिंसेस शुआना का क्या करना है। तो मिस्टीरियस बंदा कहता है कि उससे तो मैं निपट लूंगा। वो कहता है, शुआना के राज्य ने हमारे राज्य को डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर अब हम दोबारा से उसे बनाएंगे, और तब मैं तुम सभी लोगों को हीरो का खिताब दूंगा। और ये मिस्टीरियस बंदा कोई और नहीं बल्कि यून किंग था, और वो बस प्रिंसेस को लाइक करने का नाटक करता आया था। अब उसका ये राज चांगशाओ भी जान गया था। वो कहता है, मुझे शुरू से इस बंदे पर शक था, कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं इसमें क्या ही कर सकता हूँ। वैसे भी मैं दूसरों के मैटर में टांग नहीं अड़ाता। और तभी वो एक बग को देखता है जो उस पर नजर रखे हुए था। तो चांगशाओ तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। वो कहता है कि जनरल ने इस जंगल में कई सारे बग्स छोड़ दिए हैं, ताकि वो बग सभी पर नजर रख पाए। वाकई यून किंग ने बहुत मेहनत की है, ताकि वो जियो को इस मैटर से दूर रख के अपने प्लान को अंजाम दे पाए। लेकिन पहले तो मैंने हर्ब ढूंढना चाहिए, यून किंग को बाद में देख लूंगा। अब वो आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर एसिड रेन शुरू हो जाता है, जो वहाँ मौजूद सारे पौधों को जला रहा था। तो चांगशाओ तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाओइस्ट एंसेस्टर से मदद मांगता है, और तभी हमें उसके एंसेस्टर की शैडो दिखाई जाती है। चांगशाओ देखता है कि आसमान में कुछ अजीब हो रहा है, और उतने में ही शुआना वहाँ आकर गिर जाती है, मगर चांगशाओ ने उसे पकड़ लिया था। अब थोड़ी देर में उसकी सोड भी नीचे आ जाती है, और वो सीधे चांगशाओ के पैर में घुस गई थी, जिससे चांगशाओ को गजब का दर्द हो रहा था। तो जोर जोर से रोने लगता है। और अब हमें इस कोस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिनशाओ एक बड़े से क्रैब को आसानी से मार देती है। लेकिन अब वहाँ पर क्रैब्स की पूरी फौज ही आ गई थी, जिनसे लिनशाओ बहुत डर जाती है। वो कहती, प्लीज मुझे कुछ मत करना, और इतना कहकर उन पर एक वेसल फेंक के मारती है, और उस वेसल में से एक पॉइजनस स्मोक बाहर निकलने लगती है, जो उस पूरी जगह पर फैल कर उन सभी क्रैब्स को मार देती है। लिनशाओ के साथ ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। तब तक वहाँ पर एल्डर लियो फाइशियान भी पहुँच गए थे। वो लिनशाओ से पूछने लगते हैं कि तुम्हें ये पॉइजन कहाँ से मिला, क्योंकि
कि डांडिंग फेंग जो कि अल्केमी में माहिर है, उनके पास भी इस पॉइजन का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो ये तुम कहाँ से लाई हो? जिस पर लिन शाओ बताती है कि ये पॉइजन मेरे सीनियर चांग शाओ ने बनाया है। ये बताने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। दरअसल चांग शाओ पॉइजन रिफाइनिंग करता है, ये बात एक सीक्रेट थी। तो लियू फाइशांग कहती कि मेरे सीनियर वांग पॉइजन को रिफाइन करने के अलग अलग मेथड को सीखना चाहते हैं, तो क्या तुम मुझे एक बोतल पॉइजन दे सकती हो, ताकि वो मैं मेरे सीनियर को दूंगा, जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लिन शाओ ना चाहते हुए भी उन्हें एक बोतल थमा देती है। वो खुद को ही कोस रही थी कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे सीनियर को एक्सपोज कर दिया। अब पता नहीं मैं सीनियर को क्या ही जवाब दूंगी। और तभी आसमान में हम एक क्रैब को देखते हैं, जो अपने सीनियर से कह रहा था कि इस बार तो इन डूशियान के लोगों ने हद पार कर दी है, मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। तो वो बंदा कहता है रुक जाओ, देखो उन लोगों ने ज्यादा मेहनत किए बिना ही हमारे इतने सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, शायद यही इंसानों की स्ट्रेंथ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ड्रैगन खतरे में पड़ जाएंगे। इधर हम शियाना के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था वो देखते हैं। जब उसे पता चला कि जनरल उसका दुश्मन है, तो कहती कि हमारे राज्य ने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, मेरे फादर ने कहा था कि तुम उनके सबसे वफादार जनरल हो। तभी यून किंग अपनी सोड को टच करते हुए कहता है कि यूविन तुमने राजा को धोखा दिया है। इतना कहकर उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन ये तो हमको पता है कि वो बस नाटक कर रहा था। तो जनरल तुरंत ही उसे पकड़कर उसके गले पर अपनी सोड लगा देता है। वो कहता है यून किंग शायद तुम प्रिंसेस को बहुत पसंद करते हो, इतने मुश्किल हालातों में भी तुम उसका साथ दे रहे हो। तो यून किंग कहता है मैं कई सालों से उसके साथ हूँ, तो मुश्किल वक्त में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम शियाना को मारना चाहते हो तो पहला मुझे मार दो। तो कहता है ठीक है, अब तो पहले तुम ही मरोगे, लेकिन तुम्हारी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। वो कहता है हाँ, अगर मेरे पास यही मौका है तो मैं उसे अभी कहना चाहता हूँ शियाना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ में जीना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? तभी शियाना को उन दोनों ने साथ बिताए पल याद आते हैं, लेकिन शियाना उसे जवाब में कहती कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उसकी ना से तो यून किंग के होश ही उड़ गए थे, साथ ही उन असासिन्स और जनरल को भी यून किंग पर हंसी आ रही थी। शियाना कहती सीनियर हम सब कल्टीवेटर्स हैं, हम प्यार के बंधन में नहीं बन सकते, मैंने बहुत पहले ही मोहब्बत करने का ख्याल छोड़ दिया है और मैंने मेरी पूरी लाइफ बस कल्टीवेशन के नाम कर दी है। अगर आज मैं मर गई तो मेरी किस्मत होगी, लेकिन अगर हम दोनों जिंदा बच गए तो हम लोग मिलकर कल्टीवेशन पर ही फोकस करेंगे। तो यून किंग कहता है इसका मतलब तुम मेरी कभी नहीं बन सकती। जिसके बाद जनरल अपनी सोड हटा देता है और शियान समझ गई थी कि यून किंग इन सबका बॉस है। वो कहता है मैं तुमसे शादी करके राजा का दामाद बनना चाहता था और फिर धीरे धीरे इस कंट्री को मैं मेरी कंट्री में तब्दील कर देता। तो शियाना कहती कि मेरे कई सारे भाई बहन हैं, अगर तुम मुझसे शादी कर भी लेते तो भी तुम्हें राजा की पोजीशन कभी नहीं मिलती, तुम्हारा प्लान बहुत बेकार है। तब तक शियाना ने एक टैलिस्मान निकाल लिया था। इधर यून किंग बोल रहा था कि मैं तुम पर लव कर्स डाल दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे सारे ऑर्डर्स को फॉलो करोगी। अब जनरल उसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी शियाना जल्दी से टेलीपोर्टेशन टैलिस्मान को एक्टिवेट करके वहाँ से भाग जाती है और इस तरह से वो चांग शाओ के पास पहुँच गई थी। चांग शाओ कहता है कि अगर मैं इसे संभालते बैठ गया तो एसिड रेन में मेरे सारे हर्ब्स जल जाएंगे, लेकिन मैं इसे थोड़ी दूरी पर तो ले ही जा सकता हूँ। जिसके बाद वो शियाना को उठाकर भागने लगता है। वो अपने आसपास एक शील्ड बनाकर एसिड रेन से खुद को और शियाना को बचाकर एक जगह पहुँच जाता है। वहाँ पर उसने आग जला ली थी और तभी शियाना को होश आ जाता है। वो समझ गई थी कि चांग शाओ ने ही उसकी जान बचाई है। वो सोचती है कि ये बंदा तो वाकई बहुत अच्छा है। साथ ही वो देखती कि चांग शाओ ने उसके गहरे घाव को भी हील किया था और तभी उसे याद आता है कि चांग शाओ ने कहा था कि मुझे एक सीरियस बीमारी है, अगर किसी औरत ने मुझे टच किया तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। तो वो सोचती है कि शायद इसका मतलब वो ठीक हो चुका है। तो चांग शाओ से पूछती है कि आपको तो बीमारी थी ना, क्या वो ठीक हो गई? अब चांग शाओ को समझ नहीं आता कि वो उसे क्या जवाब देगा, इसलिए वो वहाँ से भागना ही सही ऑप्शन समझता है। उसके जाने के बाद शियाना देखती कि चांग शाओ ने उसके लिए एक मैप बनाया था, साथ ही उसमें एक नोट भी छोड़ रखी थी जिसमें शियाना को सजेशन दिया था कि कभी भी इतनी जल्दी किसी पर भरोसा मत करना और तुम इस नक्शे को फॉलो करके यहाँ से बाहर जा सकती हो। शियाना अब रोने लगती है। वो समझ गई थी कि चांग शाओ बहुत अच्छा बंदा है, अगर वो नहीं होता तो शियाना भी जिंदा नहीं बचती। जिसके बाद वो अपनी सोड को समन करके डिसाइड करती है कि वो यून किंग की हकीकत सबके सामने लाएगी और साथ ही चांग शाओ ने उस पर जो एहसान किया था उसे भी रिपे करेगी। वो कहती है कि मैं मेरे फादर को भी बता दूंगी कि उन्होंने भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो 9 प्रिमोर्डियल स्पिरिट का यूज करते हुए अपनी सोड को फोर्स करने लगती है ताकि और ज्यादा पावरफुल बने। उसकी सोड की और केव से भी बाहर आ रही थी, जिसे देखकर चांग शाओ कहता है कि अच्छा हुआ ये लड़की थोड़ी समझदार निकली, नहीं तो ये उल्टा मुझे ही फंसा देती। आइंदा से मैं ऐसे मसलों में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा क्योंकि मुझे मरने की कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर चांग शाओ वहाँ से भाग जाता है। इधर शियाना भी केव से बाहर आ चुकी थी। वो अपनी सोड पावर की मदद से बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। वो कहती है कि अगर मैंने चांग शाओ की मैप को फॉलो किया तो मैं सभी जानवरों से बचते हुए बाहर जा सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ चांग शाओ हर्ब्स ढूंढने में लगा हुआ था। जिसके बाद वो अपनी पावर्स का
का यूज करते हुए जमीन पर एक पंच मारता है। उस वजह से वहाँ की जमीन में एक एनर्जी फ्लो होने लगती है। दरअसल चांगशाओ लगभग 10 दिनों से शियानजी नाम का हर्ब ढूंढ रहा था, मगर उस हर्ब का बाइजुलू के जंगलों में कोई ट्रेस ही नहीं था। शियानजी हर्ब इतना पावरफुल था कि उससे बनने वाले पॉइजन से इमॉर्टल भी मर सकता है। अब चांगशाओ उस पूरी जगह को चेक करता है और फाइनली उसे शियानजी हर्ब दिख जाता है। वो एक पहाड़ की चोटी पर था, लेकिन कुछ मॉन्स्टर भी उसे हासिल करने की फिराक में थे। अब चांगशाओ मैप देखकर कहता है कि शुयाना बहुत दूर जा चुकी है, साथ ही वो खतरे से भी बाहर है, तो मैं अब इस हब को हासिल करने पर ध्यान लगा सकता हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि शुयाना के पीछे वही असासिन्स पड़े हुए हैं। वो लोग उस पर मुसलसल हमले कर रहे थे, तो शुयाना अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से उनके अटैक को रोकने लगती है, मगर तभी उनका एक एरो शुयाना को हिट होकर वो नीचे गिर जाती है। वो बुरी तरह से घायल हो गई थी और इधर चांगशाओ भी काफी इरिटेट हो गया था। वो कहता है पता नहीं मैं इस लड़की से मिला ही क्यों था। शुयाना तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार। अब वो उसकी लोकेशन चेक करता है, वो काफी दूर गई थी। चांगशाओ कहता है इसका मतलब इस लड़की ने मेरे मैप को फॉलो ही नहीं किया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसे मैप ही पढ़ना नहीं आता। अब मैं उसे बचाने जाऊँ या फिर मेरे हब को कलेक्ट करने जाऊँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर मैं शुयाना को बचा नहीं पाया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। इधर शुयाना को दुश्मनों ने घेर लिया था। चांगशाओ कहता है कि मैं हमेशा ही लो प्रोफाइल रखता आया हूँ, अगर मैंने इसे बचाया तो मुझे सब लोग जानने लगेंगे, और अगर मैंने हर्ब्स कलेक्ट नहीं किया तो जायंट क्रीचर उसे खा लेंगे। मैं करूँ तो क्या करूँ। इधर शुयाना उन लोगों के साथ फाइट करने लगती है, मगर वो बहुत कमजोर पड़ गई थी। तभी चांगशाओ उसे एक मैसेज देता है। वह एक फॉर्मेशन बन गया था, अब वो उसे डायरेक्शन बता रहा था और उन्हें फॉलो करके शुयाना उन लोगों के साथ फाइट करने लगती है। इधर चांगशाओ ने डिटॉक्सिफाइंग पिल ले ली थी, क्योंकि शियानजी हब कलेक्ट करते वक्त उस पर पॉइजन का असर होना लाजमी था। अब वो बड़ी ही तेजी से हब की तरफ जा रहा था और साथ ही शुयाना को भी गाइड कर रहा था। इधर जनरल यून किंग से कहता है कि आज हमें शुयाना को खत्म करना होगा, तो यून किंग कहता है ये बहुत मुश्किल काम है, जिस पर जनरल कहता है कि तुम 6 सालों में भी उस लड़की का दिल नहीं जीत पाए। आज का दिन हमारे लिए काफी मुश्किल भरा था, तो बस उसे खत्म करने के लिए रेडी रहना। लेकिन यून किंग दिल से नहीं चाहता था कि शुयाना को मारा जाए। इधर शुयाना उन लोगों के साथ लड़ रही थी कि तभी जनरल उस पर अटैक करके उसे बहुत दूर पुश कर देता है। अब वो उस पर फाइनल अटैक करने ही वाला था कि तभी शुयाना अपनी सोर्ड को शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिफेंड करती है। उस चोटी की एकदम एज पर खड़ी थी और इसी वक्त जनरल उसकी सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर शुयाना पर हमला कर देता है, जिस वजह से उस पहाड़ से जंप लगाकर हवा में फ्लोट करती है। अब ये लोग उसे पकड़ने ही जा रहे थे कि तभी अचानक उनके सामने एक बहुत बड़ा सरपंट आ जाता है, और यही चांगशाओ का प्लान था, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पर एक सरपंट है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।